नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। नागमती वियोग खंड की जो विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। और देखिए, आषाढ़ से जहाँ सावन आ गए हैं, सावन की बात बता रहे हैं। देखिए, सावन बरसी मेह अति पानी, बरनी बरई हों बिरह जुरानी, लागू पुनर्वस पीव न देखा, मैं बावरी कह कंत सरे का, रक्त का आंसू परे भुई टूटी, रेंगी चली जन वीर बहोटी, सकिन्ह रचा पिव संग हिंडोला, हरियर मुई कुसुम्बितन चोला, हिय हिंडोल जस डोलई मोरा, बिरह जुलावई देई जकोरा, बाट असूज अताह गंभीरा, जीव बावुर बा बबई बबीरा, जग जल बूढ़ी जहां लगता की, मोर नाव केवक बिन थाखी, पर्वत समंद अगम बिच, बन बेहड गन डंक, किम करि बेटों कंत तो ही, ना मोहि पाओ ना पक। इसमें जायसे के जो शब्द भंडार बहुत बढ़िया दिखता है, क्योंकि जिस प्रकार शब्द एक के साथ एक प्रयोग करते हैं, ये बहुत विचित्र बात है। यहाँ देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। बरिसी मतलब बरसता हुआ, बरनी मतलब बरनी नाम का नक्षत्र है, पुनर्वसु एक नक्षत्र है। यहाँ ये वास्तव में यह नक्षत्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष में लगता है, पर जायसी ने ब्रह्मवश कुछ गलत कर दिया है और पुष्य को बोल से पुनर्वसु वर्णन कर दिया। यह विचारकों का कहना है या आलोचकों का कहना है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि कवि जिस प्रकार अपनी भावना को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि विरह वेदना की तीव्रता को बताने के लिए नक्षत्रों का नाम लिया, लेकिन इसको हम अपने वास्तविक समय के निर्धारण के अनुसार इस नक्षत्र इस पे लगता है, इसमें जायसे ने गलत से प्रयोग किया या ब्रह्मवश प्रयोग किया, इन शब्दों को मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि जायसी को हम ठीक करने के लिए हम कहाँ हैं। तो मैं, वो तो कवि है, कवि के जैसे ही उसे सोचना, इसके लिए लॉजिक लेना मैं मूर्खता समझता हूँ। इस पर मेरा कोई मतलब नहीं है, इसको तो छोड़ने कोई, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। सरेका चतुर या अश्लेषा है ना, और अश्लेष नाम का एक नक्षत्र है। रेंगी मतलब कीड़ों का चलना, बवैं कर लगाना, बम्बीरा बम्बीरा ऐसे एक पतंग है जो बरसात में संध्या समय पानी के किनारे घास पर उड़ता दिखाई पड़ता है। यह बन 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 की आवाज करता है, इसीलिए इसी को बम्बीरा कहते हैं। यह बम्बीरा माना जाता है। ताकि मतलब देखते हैं, मोर नाव मतलब मेरी नाव, बेहड़ बेहड़ अगम न बहुत मतलब मुश्किल है, अगम आगे दिखता ही नहीं, डंक वृक्ष और जाड़ झंकार मतलब आदि से युक्त है। मतलब ये बिल्कुल वहाँ दोनों के बीच में जो अगाध असू मतलब अताह अगाध असूज कहते हुए वहाँ जायसे के शब्द प्रयोग बहुत विचित्र रहता है, मतलब बहुत पढ़ने में मजा आते हैं वो, यही इसीलिए हम कवि को आज भी हम याद रखते हैं। यहाँ इस पद की व्याख्या अब हम देखेंगे। सावन में पानी अधिक बरसने लगा, बरनी नक्षत्र में सारे जलाशय तालाब पानी से भर गए, पर मैं विरह से और भी सूख गई है। यहाँ कवि की कल्पना देखिए, सारे प्रकृति हरा भरा बिल्कुल पानी से भर गए, लेकिन यह पति ना होने के कारण बिल्कुल विरह से सूख गई है। पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया, पर मैंने अपने पति का दर्शन भी ना पाया, मैं तो बावली हो गई। हे चतुर प्रीतम, कहाँ हो? अभी पति से पूछ रही है, कहाँ हो?
अब तो अश्लेषा नक्षत्र भी आ गया है। खून के आंसू भूमि पर टूटकर गिर रहे हैं। यहाँ देखिए खून की आंसू, आंसू ऐसे आंसू नहीं है, खून की आंसू आए, वे लाल लाल जमीन पर इस प्रकार लगते हैं मानो वीर बहुटियां चल रही हो। देखिए बहुत दुख का वर्णन है। सखी उनकी परिचारिकाएं या सखियों ने अपनी पति के साथ हिंडोला डाल रखा है, भूमि हरी है और उन्होंने कुछ मतलब लाल रंग के वस्त्र धारण किए हैं। लाल मतलब हमारे भारतीय परंपरा में शुभ के लिए निशान या माना जाता है, शुभ के लिए प्रतीक माना जाता है। मेरा हृदय ही इसी प्रकार देखिए इस प्रकार डोल रहा है जैसे झूला, और विरह उसे जखोरे दे देकर झुला रहा है। रास्ते असूझ अताह और कठिन हो गए हैं। मेरा हृदय भावला मतलब पागल होकर इस प्रकार चक्कर खा रहा है जैसे बंबीरा नाम का पतंग जिस प्रकार आकाश में चक्कर लगाता है। जहां तक देखो सारा संसार पानी में डूब गया है। मेरी जो नाव तो मेरे केवैया मतलब पति के बिना तक गई है। मतलब अब नाव चला तो केवल, लेकिन अब मैं अपने आप को नाव समझी तो नाव चलाने वाला पति तो दूर देश में है और मेरे और प्रीतम के बीच। और देखिए अंतिम दोनों पद बहुत बढ़िया बताते हैं। मेरे और प्रीतम के बीच बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अनेक पर्वत अगम समुद्र, मतलब समुद्र इतना है कि दिखता ही नहीं, कितना बहुत दूर तक। बीहड़ वन और जंगल बीच में है। हे प्रीतम, मैं तुमसे कैसे मिलूं? ना तो तुझ तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों में शक्ति है और ना मेरे पंख है कि मैं उड़कर तुझ तक पहुंच जाऊं। यहाँ इन दोनों अंतिम दोनों पंक्तियों की बहुत विशेषता यह है कि यहाँ बहुत बढ़िया ये दोनों पंक्तियां मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। पर्वत समुद्र अगम बिच बन बेहड़ गन ढंक खिम कर बेटों कंत तो ही ना मोहि पाँव ना पंख। क्योंकि इतने बीच में क्या क्या है? अताह राह अताह अगाध असोच, क्योंकि दिख ही नहीं रहे हैं। इस प्रकार इसमें कैसे मैं पहुंच पाऊं? इसके लिए वो पूछते हैं कि अगर मेरे पैरों में शक्ति नहीं है और दूसरी चीज ये है कि अगर पंख भी नहीं है, अगर पंख है तो उड़ 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 कर, क्योंकि अब राह कितना है? अताह अगाध असन, मतलब इतने पर्वत हैं, समुंदर हैं, जंगल हैं, इतने दूर अगर पैरों में शक्ति है तो चल के भी आऊंगी, या अगर मुझे पंख है तो उड़ 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 कर बिना तके आपके पास पहुंच सकती हूँ। लेकिन अब मेरे पास ना पैर है ना पंख है। यहाँ इस प्रकार कवि की कल्पना देखिए, नागमती अपने पति से मिलना चाहती है लेकिन भौतिक रूप से मिलने में बहुत वो एकदम असमर्थ हो गई हैं। और इस प्रकार कहते हैं अंतिम दोनों बहुत बढ़िया यहाँ कहते हैं कि चारों ओर अथाह गहरा जल भरा हुआ है और मेरा मन तो पागल बन बंबीरा के समान एकदम इधर उधर भटकता फिरता है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है सारा संसार जल में डूबा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ हम सब जानते हैं वर्षा ऋतु जहाँ जहाँ चलती है बारिश में एकदम जहाँ भी देखो चारों ओर पानी ही पानी, मतलब चाहे वो तालाब हो सकता है छोटा मोटा हो सकता है या नदी हो सकती है या ऐसे छोटे मोटे जहाँ जहाँ पानी जमकर रहता है, दूर से देखने से लगता है कि पूरे के पूरे प्रांत एकदम जल में डूबा हुआ जैसे लगते हैं। यहाँ कवि की कल्पना बहुत मधुर दिखता है। यहाँ और प्रीतम पैसे कि अगर पहुँचने वाले जो अगर मेरे पहुँचना इतने पर्वतों को पार करके मैं आने में बिल्कुल असमर्थ कहती हैं। और इसके साथ साथ इस पद की विशेषता यह है कि बरनि परि हों बिरह जुर्नी में यहाँ सुंदर बढ़िया वर्णन करते हैं रक्त के आंसू से लेकर, क्योंकि इसमें कहती हैं यह प्रस्तुत है लेकिन सुंदर सामंजस्य, क्योंकि रक्त के आंसू, क्योंकि आंसू भी नहीं है, रक्त
के आंसू किस प्रकार आते, वो भी वहाँ दिखते वीर बहुटियाँ जैसे दिखते, छोटे 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 कीड़े मकोड़े। ये कवि की कल्पना और भारतीय जनमानस और भारत देश की प्राकृतिक भौगोलिक जो जानकारी जायसी के पास है, इसके लिए एक उदाहरण कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।